हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एबीजी को आप कैसे रीड करोगे, आपको एबीजी पढ़ना कैसे इजीली आ सकता है। तो एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ओके। और एबीजी हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो पेशेंट को प्रिक करना होता है कहाँ पे, या तो रेडियल आर्टरी, या तो रेडियल, या फिर फिमोरल। तो फिमोरल में तो तभी लेते हैं जब रेडियल से ब्लड नहीं आता, तो फिमोरल की तरफ हम चलते हैं। और ब्रेकियल जो होती है वो काफ़ी रेयर होता है, वहाँ पर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर रेडियल या फिर फिमोरल में हम प्रिक करके ले लेते हैं ब्लड, और फिर उसे एबीजी मशीन में डाल के सैंपल पेशेंट का डाल देते हैं उसमें, और फिर वो रीडिंग आ जाती है, पर्ची एक निकल के आ जाती है, उसमें पूरा एबीजी लिखा हुआ होता है। एबीजी करने से पहले टेस्ट होता है एलेंस टेस्ट। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एलेंस टेस्ट। इसमें रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी देखी जाती है, यानी कि पेशेंट का जो हाथ है उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मुट्ठी बंद करोगे, है ना, 10-15 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए बोलोगे कि भाई मुट्ठी बंद कर लो, फिर खोलोगे। पेशेंट का हाथ अगर लाल हो जाता है, मतलब ठीक से अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, साथ साथ अगर वो लाल हो जाता है 1-2 सेकंड में, तो अच्छे से सर्कुलेशन है। और अगर वो बिल्कुल वाइट है, पीला दिख रहा है, तो यानी कि अच्छे से सर्कुलेशन नहीं है, और वहाँ पर हमें प्रिक नहीं करना है। कहीं आप सैंपल लेने के चक्कर में उसे और डैमेज कर दो पेशेंट का हाथ को। अब समझ लेते हैं कि कैसे हम एबीजी चेक करेंगे। इसमें पीएच देखी जाती है ब्लड की, PCO2, PO2 और CO3। क्या होता है ये? बाइकार्बोनेट होता है, ये बाइकार्ब बोलते हैं इसको। ये मेन चीज़ें होती हैं। ब्लड का पीएच नॉर्मल हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से ही। 7.35 से 7.45 होता है। PCO2 होता है 35 से 45 mmHg। PO2 यानी कि ऑक्सीजन का लेवल होता है 70 से 100। कई बुक्स में ये 80 से 100 भी होता है, परसेंट होता है ये, या mmHg जो लिखा है सही है ये भी। बाइकार्ब होता है 22 से 26, किसी किसी बुक्स में आपको 22 से 28 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से रीडिंग्स याद कर लेनी है। वैसे तो मुश्किल नहीं है, देखो 35 से 45 कोई मुश्किल है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखना ब्लड में। और वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल तो बड़ा आसान है, 70 से 100 तक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, और बाइकार्ब का लेवल भी अच्छे से याद कर लेना है। उसी के बाद आप असली एबीजी पढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आपको रीडिंग्स याद नहीं होंगी तब तक आप क्या कंफ्यूज होते रहोगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो समझने वाली चीज़ होती है वो क्या होता है कि एक होता है एसिडिक नेचर ब्लड का, और एक होता है अल्कलाइन नेचर। ठीक है, ब्लड का पीएच जब भी कम होता है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक, और जब पीएच बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन। समझ गए आप? जब भी ब्लड का पीएच कम होगा तो उसे एसिडिक कहेंगे। एसिड में स्पेलिंग देखो, कम है ना, ACID, 4 ही लेटर्स हैं, तो यानी कि कम है। और ज़्यादा किस में है? अल्कलाइन में ज़्यादा है लेटर्स, तो ये ज़्यादा, यानी कि ब्लड का पीएच कम तो फिर वो एसिडिक हो गया, अगर पीएच ज़्यादा तो अल्कलाइन हो गया। कोई भी आपसे इतना पूछे तो आप आंसर आराम से कर दोगे इसमें। कोई आपको बोले कि ब्लड का पीएच है 7.14, तो आप आराम से बोलोगे ये तो एसिडिक है। कोई आपको बोल दे कि ब्लड का पीएच तो 8 है, तो आप बोलोगे अरे तो अल्कलोसिस हो रहा है इसमें। तो ये तो बड़ा आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें और समझाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं अब हम। ब्लड का पीएच आप समझ चुके हो, एसिडिक और अल्कलोसिस। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और एसिडोसिस, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, और बाद में मैं इसका थोड़ा इजी याद रखने का तरीका भी आपको बताऊंगी। ब्लड का पीएच एसिडोसिस कब होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है? जब भी पीएच कम होगा तब एसिडिक तो होगा ही ब्लड, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है। लेकिन उसमें क्या होगा कि PCO2 बढ़ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट होंगे। जब भी पीएच कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहीं उसका उल्टा एल्कोलोसिस में होगा, पीएच बढ़ जाएगी और PCO2 कम हो जाएगा। क्या है ये? ऑपोजिट हैं ये दोनों, याद रखना मुश्किल नहीं है। अब बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होता है और अल्कलोसिस कब होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सेम रहते हैं, यानी कि इक्वल रहते हैं। अगर एसिडोसिस हो रहा है मेटाबॉलिक, तो पीएच तो कम होगा ही, लेकिन बाइकार्ब भी कम हो जाएगा। वैसे ही मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, पीएच बढ़ जाएगा ब्लड का और बाइकार्ब भी बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये इक्वल है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? तो रोम एक ट्रिक है इसकी, रोम है निमोनिक, इससे आप इसे याद रख सकते हो। इसमें याद कैसे रखना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इस तरह से इसको याद करेंगे, जब भी रेस्पिरेटरी की बात आएगी तो वो ऑपोजिट रहेंगे, यानी कि पीएच और PCO2 ये दोनों ऑपोजिट रहेंगे। और जहाँ मेटाबॉलिक की बात आएगी
तब ये इक्वल रहेंगे। कौन दोनों? पीएच और बाइकार, ठीक है, ये इक्वल रहेंगे। आपको बस रोम याद रखना है, आप फिर कुछ नहीं भूलने वाले, फिर आप आराम से एग्ज़ाम में कर पाओगे। ये रोम जो ट्रिक है ना, ये बहुत ईजी है और सब बच्चे इसी से याद करते हैं। इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि रेस्पिरेशन की जब बात आएगी तो ऑपोजिट हो जाएगा और मेटाबॉलिक की बात आएगी तो इक्वल हो जाएगा। बाकी रीडिंग्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये रीडिंग्स हैं जो मेन हैं, इसको भी छोड़ो आप। ये चीज़ 3 चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। ये आपको याद रखना है, ब्लड का पीएच एसिडिक और अल्कलोसिस, ये आपको याद रखना है कि कब अल्कलोसिस होगा कब एसिडिक होगा। पीएच कम होने पे वो एसिडिक हो जाएगा, पीएच बढ़ जाने पे वो अल्कलाइन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी ईजी तरीके से समझाया। वैसे तो एबीजी की जो डिटेल्स होती हैं ना वो और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आओ, गलत ना करो। और डिटेल्स भी होती हैं एबीजी की, वो कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको समझ में आ जाए एबीजी। और मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप बताना कि आपको क्या समझ में आया, ये जो मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की है समझाने की। थैंक यू।